नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स पार्ट 3। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेरे जो भी लेक्चर होते हैं वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। इन दोनों लैंग्वेज वर्ज़न में आप मेरे किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं या फिर किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर प्रॉपर लिंक पा सकते हैं। पिछले 2 वीडियो में मैंने डिस्कस किया था फेमस जेनेटिक्स फील्ड के फेमस वर्कर के बारे में। पहले पार्ट में हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया जेनेटिक्स के फील्ड में फेमस वर्कर के बारे में कि कौन कौन से ऐसे फेमस वर्कर थे जेनेटिक्स फील्ड में और उन्होंने क्या कार्य किया। मैंने जेनेटिक्स हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स पार्ट 2 में वर्ष 2016 तक किए गए कार्यों के बारे में चर्चा किया मैंने। आज के इस वीडियो में मैं वर्ष 2017 से 2046 के बीच में किए गए कार्यों के बारे में चर्चा करूंगा। इसके बाद के वीडियो में अन्य वर्षों में किए गए, आगे के वर्षों में किए गए कार्यों के बारे में चर्चा करूंगा। और लास्ट वीडियो में हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स पार्ट 6 में जेनेटिक्स फील्ड के वैसे वर्कर के बारे में डिस्कशन किया जाएगा जिन्हें उनके कार्यों के लिए नोबेल प्राइज़ दिए गए और वह क्या कार्य था, उन कार्यों के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। तो आगे इस वीडियो के बाद 3 और वीडियो आएंगे हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स के सीरीज़ में। मेरा मानना है कि यह जो सीरीज़ है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी उपयोगी होगा। नीट मेडिकल एग्ज़ाम के जो छात्र प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा। मैं जो एनिमल जेनेटिक्स के ये जो लेक्चर बना रहा हूँ, मैं जो सिलेबस को फॉलो कर रहा हूँ वो लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर है। नीट एग्ज़ाम का जो जेनेटिक्स का जो सिलेबस है उसके साथ बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। तो ये जो एनिमल जेनेटिक्स का जो लेक्चर बनाए जाएंगे वह नीट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने वाले कोई भी छात्र उसे अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी उपयोगी होगा मेडिकल प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए भी। तो आइए अब हम अपने इस डिस्कशन को चालू करते हैं। और वर्ष 2017 से 2023 के बीच में ब्रिज ने जेनेटिक बैलेंस थ्योरी, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जेनेटिक बैलेंस थ्योरी और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के ऊपर कार्य किया। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ में डिलीशन, जिसमें कि क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूटकर समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उस तरीके की क्रोमोसोम के बारे में बताया गया। डुप्लीकेशन, जिसमें क्रोमोसोम का एक हिस्सा डबल हो जाता है, एक क्रोमोसोम में एक पार्टिकुलर क्रोमोसोम का सेगमेंट 2 बार मिलते हैं तो उसे डुप्लीकेशन बोलते हैं। इन्वर्जन के अंतर्गत क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूटने के बाद रिवर्स डायरेक्शन में फिर से आकर जुड़ जाता है। उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसलोकेशन, ये कुछ एक तरीके के क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ थी जिसके बारे में कि सीबी ब्रिज ने बताया। इसके अलावा उन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जेनेटिक बैलेंस थ्योरी के बारे में भी बताया। वर्ष 2018 से वर्ष 2000 माफ़ कीजिएगा, वर्ष 1918 से वर्ष 1926 के बीच में मूलर ने यह बताया कि एक्स-रे का उपयोग कर हम किसी भी जीन के अंदर पॉइंट म्यूटेशन कर सकते हैं। जीन के अंदर पॉइंट म्यूटेशन करने के लिए हम एक्स-रे का उपयोग कर सकते हैं। एक्स-रे ही इंड्यूस्ड म्यूटेशन यूजिंग एक्स-रे। का उपयोग करके मूलर ने
जीन के अंदर म्यूटेशन को इंड्यूस किया। वर्ष 1919 में लेवेंस ने डीएनए के जो मुख्य कंपोनेंट्स थे उनके बारे में बताया। लेवेंस ने ये बताया कि डीएनए में बेस होते हैं, शुगर होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, और इन सभी को डीएनए के एक यूनिट को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियोटाइड। और लेवेंस ने ये बताया कि जो डीएनए है वह कई सारे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में फॉस्फेट ग्रुप के मदद से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और यह न्यूक्लियोटाइड का जो एक लंबा चैन होता है यह डीएनए को बनाता है। वर्ष 1920 में विंकलर ने जीनोम का कंसेप्ट दिया था, और जीनोम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो जीन और दूसरा क्रोमोसोम। तो जीन और क्रोमोसोम के मिलने से यह जीनोम शब्द बना है, और इसका कंसेप्ट विंकलर ने दिया था। जीनोम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल में जो कंप्लीट जीन या जेनेटिक मटेरियल उपलब्ध होता है उन सभी कंप्लीट सेट ऑफ जीन को हम जीनोम कहते हैं। वर्ष 1921 में राइट ने जेनेटिक ड्रिफ्ट, पाथ कॉफिशिएंट एनालिसिस और इनब्रीडिंग कॉफिशिएंट के बारे में कंसेप्ट दिया था। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑलरेडी हम लोगों ने इवोल्यूशनरी फोर्सेस के अंदर हमने कुछ इवोल्यूशनरी फोर्सेस देखे थे जो कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। हमने सिलेक्शन, माइग्रेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट या रैंडम ड्रिफ्ट के बारे में ऑलरेडी हमने एक पॉपुलेशन जेनेटिक्स के एक टॉपिक में, एक वीडियो में ये सारे चर्चाएं कर रखा है। तो आप उस वीडियो को, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में इवोल्यूशनरी फोर्सेस के बारे में जो वीडियो बनाए गए हैं, उस वीडियो को देखकर विस्तृत जानकारी आप जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में ले सकते हैं। पाथ कॉफिशिएंट एनालिसिस और इनब्रीडिंग कॉफिशिएंट, इन कंसेप्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी यूनिट 3 के अंदर मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें उस टॉपिक में पाथ कॉफिशिएंट एनालिसिस और इनब्रीडिंग कॉफिशिएंट के बारे में चर्चा की जाएगी। हाँ, इस समय यह जानना महत्वपूर्ण है कि राइट ने वर्ष 1921 में जेनेटिक ड्रिफ्ट, पाथ कॉफिशिएंट और इनब्रीडिंग कॉफिशिएंट के कंसेप्ट के बारे में जानकारी दी थी। वर्ष 1924 में लेविट्स्की ने कैरियोटाइप का कंसेप्ट दिया था। कैरियोटाइप फोटोग्राफिक प्रेजेंटेशन, क्रोमोसोम के जो फोटोग्राफिक प्रेजेंटेशन होते हैं उसे हम कैरियोटाइप बोलते हैं। जनरली कैरियोटाइप बनाने के लिए हम यदि किसी ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट क्रोमोसोम का हम फोटो लेकर उसे कट करने के बाद उसके नंबर के हिसाब से एक नंबर, जैसे पेयर में होते हैं, एक नंबर क्रोमोसोम साथ में रख देंगे, फिर 2 नंबर क्रोमोसोम एक साथ रख देंगे, 3 नंबर क्रोमोसोम एक साथ रख देंगे। इस तरीके से सारे क्रोमोसोम को पहचानने के बाद नंबर के हिसाब से उस क्रोमोसोम को किसी एक पेज पर चिपका दे, और फिर तो वो जो कंप्लीट सेट आएगा उसे हम कैरियोटाइप बोल सकते हैं। इस स्लाइड के ऊपर भी एक कैरियोटाइप दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से यह जो कंसेप्ट कैरियोटाइप का था लेविट्स्की ने वर्ष 1924 में दिया था। वर्ष 1925 में बर्स्टीन ने ब्लड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एलील के बारे में बताया था। जैसा कि हम जानते हैं ब्लड ग्रुप में, हम यदि ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बात करें तो वहाँ पर 3 चीज़ें मिलते हैं, ए, बी और ओ। ये 3 एलील की हम बात करते हैं। तो यह जो कंसेप्ट था ब्लड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एलील, सिर्फ 2 एलील नहीं होते हैं, 3 एलील मिलते हैं। तो यह जो कंसेप्ट था वो बर्नस्टीन ने वर्ष 1925 में दिया था। वर्ष 1925 से 1927 के बीच में मूलर ने एक्सरे के मदद से म्यूटेशन क्रिएट करने में सफलता प्राप्त की थी। वर्ष 1926 में खारा और ओनो नाम के 2 रिसर्चर ने
ओलोपॉलीप्लॉइड और ऑटोपॉलीप्लॉइड का कंसेप्ट दिया था। ओलोपॉलीप्लॉइड और ऑटोपॉलीप्लॉइड यह दोनों क्रोमोसोमल एब्रेशंस या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के टाइप है। ये नंबर के बेसिस पर क्रोमोसोमल एब्रेशंस के ये टाइप है। क्रोमोसोम के एब्रेशंस उनके स्ट्रक्चरल बेसिस पर और नंबर के बेसिस पर, दोनों बेसिस पर हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल बेसिस में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में किसी तरीके की डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है तो हम बोलते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्रोमोसोमल एब्रेशंस हो गया। यह एब्रेशन क्रोमोसोम के नंबर के बेसिस पर भी हो सकता है। नंबर घट जाए या बढ़ जाए तो जो क्रोमोसोमल एब्रेशन होगा उसे हम बोलते हैं कि ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो इसी तरीके के क्रोमोसोमल के नंबर के जो एब्रेशंस होते हैं उसके टाइप है ओलोपॉलीप्लॉइड और ऑटोपॉलीप्लॉइड। वर्ष 1926 में वॉक ने कंसेप्ट दिया था एक्सप्रेसिविटी का और पेनेट्रेंस का। वर्ष 1927 में लॉन्ग्सले ने सुपर न्यूमेररी क्रोमोसोम के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि क्रोमोसोम एक से जनरली एक पेयर में क्रोमोसोम होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यह जो कंसेप्ट था कि एक पेयर से ज़्यादा क्रोमोसोम हो जाना, सुपर न्यूमेररी क्रोमोसोम, इसके बारे में जो कंसेप्ट था वो लॉन्ग्सले ने दिया था। वर्ष 1928 में ग्रिफिथ ने बताया था कि यदि हीट किल्ड विरुलेंट बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज कॉज कर सकते हैं। जो विरुलेंट बैक्टीरिया है, यदि हम उसे हीट किल्ड कर दें, फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट होता है जो कि नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया को विरुलेंट में बदल सकता है। और बाद में यह पता चला कि यह जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है वह डीएनए है। तो शुरुआत में ग्रिफिथ ने बताया था कि विरुलेंट बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट होता है जो नॉन विरुलेंट स्ट्रेन को विरुलेंट में चेंज कर सकता है। वर्ष 1928 में हिट्ज ने हेट्रोक्रोमेटिन का कंसेप्ट दिया था। हेट्रोक्रोमेटिन टाइटली पैक्ड डीएनए को बोलते हैं। डीएनए जैसा कि नीचे इस स्लाइड पर फोटो में दिखाया जा रहा है कि यदि डीएनए टाइटली पैक्ड होगा वह रीजन को हम हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं, और जो लाइटली पैक्ड होते हैं, जो इतना डेंसली पैक्ड नहीं होते हैं, उसे हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं। और जब इन्हें स्टेन किया जाता है, इसे पार्टिकुलर कलर से जब रंगा जाता है, तो जो हेट्रोक्रोमेटिन का एरिया होता है वो काफ़ी डार्कली स्टेन लेता है, वो गाढ़ा सा दिखता है, काफ़ी डार्क स्टेन लेता है। और यूक्रोमेटिन क्रोमोसोम का वह हिस्सा जहाँ यूक्रोमेटिन होते हैं वह हिस्सा काफ़ी लाइट कलर लेता है। तो यह कंसेप्ट हेट्रोक्रोमेटिन का हिट्ज ने दिया था वर्ष 1928 में। वर्ष 1931 में दो रिसर्चर हैरियट क्रेंटन और बारबरा मैकक्लिंटॉक ने, इन दोनों ने बताया था कि जो रिकॉम्बिनेशंस होते हैं वह क्रॉसिंग ओवर की वजह से होते हैं। रिकॉम्बिनेशन का जो मेजर कॉज बताया गया था इन दोनों रिसर्चर के बारे में, वह क्रॉसिंग ओवर को बताया गया था। वर्ष 1931 में मूलर ने डोजेस कॉम्पेंसेशन का कंसेप्ट दिया था। और डोजेस कॉम्पेंसेशन जो है वह इक्वलाइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। इक्वलाइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन कहने का तात्पर्य है कि यदि हम देखें मेल का में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वह XY होता है, और फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वह XX होते हैं। जाहिर है कि फीमेल में मेल की तुलना में X क्रोमोसोम की मात्रा डबल होती है। मेल में एक X क्रोमोसोम होता है और फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन फिर भी पार्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन, X क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जीन का एक्सप्रेशन मेल और फीमेल में समान होता है, एक बराबर होता है। वह इस सिर्फ डोजेस कंपनसेशन की वजह से हो पाता है, इक्वलाइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से हो पाता है।
फीमेल में एक्स क्रोमोसोम की मात्रा डबल होती है तो जीन भी डबल होंगे, लेकिन फिर भी जो एक्सप्रेशन होते हैं वह मेल के बराबर ही होता है, और यह हो पाता है सिर्फ इक्वलाइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से। वर्ष 1932 में ब्रिज ने मैप डिस्टेंस का कंसेप्ट दिया था। मैप डिस्टेंस किसी भी क्रोमोसोम में, किसी भी जीनोम में दो जीन को के बीच में कितनी दूरी है यह बताने का एक तरीका है मैप डिस्टेंस। यह जनरली सेंटीमॉर्गन में दिया जाता है। जनरली रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए सेंटीमॉर्गन के हेल्प से, यह इसका यूनिट है सेंटीमॉर्गन मैप डिस्टेंस का, कि कितने दो जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, इसकी जो यूनिट होता है वो सेंटीमॉर्गन होता है। इसकी मदद से हम दो जीन, दो लोकस के बीच में क्या डिस्टेंस है वह बताने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और यह जो कंसेप्ट था मैप डिस्टेंस का, यह ब्रिज ने वर्ष 1932 में दिया था। वर्ष 1933 में जीन ब्रैकेट ने यह बताया कि जो जीन होते हैं वह क्रोमोसोम पर मिलते हैं। जो डीएनए हैं, जीन और डीएनए जो हैं वह क्रोमोसोम पर मिलते हैं, और आरएनए साइटोप्लाज्म में दिखते हैं। किसी भी सेल्स के अंदर डीएनए क्रोमोसोम में मिलते हैं, और क्रोमोसोम जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस में ही मिलते पाए जाते हैं, और जो आरएनए है वह साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। यह जानकारी जीन ब्रैकेट ने 1933 ईस्वी में दिया था। वर्ष 1934 में मैकक्लर्नक ने न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर के बारे में कंसेप्ट दिया था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कोई एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है। इसके बारे में जानकारी मैकक्लर्नक ने वर्ष 1934 में दिया था। वर्ष 1934 में ही ब्रिज ने टेस्ट क्रॉस के बारे में कंसेप्ट दिया था। टेस्ट क्रॉस जो होता है वो एक तरीके का क्रॉसिंग है, और इसमें होमोजाइगस रिसेसिव के साथ अननोन जीनोटाइप का क्रॉसिंग करवाया जाता है। एक अननोन इंडिविजुअल जिसका हमें जीनोटाइप मालूम नहीं है कि वह हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो उसकी जीनोटाइप को पता करने के लिए अननोन को हम क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, और इस तरीके की क्रॉसिंग के बाद हमें यह जानकारी प्राप्त करने में आसानी होता है कि वह जो अननोन जीनोटाइप है, जो अननोन इंडिविजुअल है, उसका जीनोटाइप क्या है। वर्ष 1935 में गोल्डस्मिथ ने फिनोकॉपी का कंसेप्ट दिया था। फिनोकॉपी एक तरीके का फिनोमिना है जहाँ की वेरिएशंस, फिनोटाइप में वेरिएशंस मिलते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस के चेंज होने की वजह से। इन्वायरमेंटल कंडीशन किसी समय यदि फिनोटाइप में चेंज लाने में सक्षम होता है तो इस तरीके की स्थिति को हम फिनोकॉपी कहते हैं। हम जनरली ऐसा पाते हैं कि फिनोटाइप तभी चेंज होता है जब जीनोटाइप में डिफरेंस हो। जीनोटाइप में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से फिनोटाइप में डिफरेंस होना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से फिनोटाइप में, उसके एक्सप्रेशन में भी चेंज आ जाता है, और जीनोटाइप में किसी तरीके का जेनेटिक मटेरियल में, जेनेटिक मेकअप में किसी तरीके का चेंज नहीं आता है। यह चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से आता है। तो यह जो स्थिति है हम इसे फिनोकॉपी कहते हैं। वर्ष 1936 में श्रेडर ने काइनेटोकोर का कंसेप्ट दिया था। काइनेटोकोर एक प्रोटीन है जो कि जनरली सेंट्रोमेयर, क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के साथ एसोसिएटेड होता है। क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर पर जनरली यह प्रोटीन पाया जाता है, और यह कंसेप्ट, काइनेटोकोर का कंसेप्ट जो है श्रेडर ने वर्ष 1936 में दिया था। वर्ष 1937 में डीमेरेक ने म्यूटेटर जीन के बारे में बताया था। म्यूटेटर जीन कुछ
ऐसे जीन होते हैं जो अपने आसपास में पाए जाने वाले जीन के अंदर म्यूटेशन इंड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके के जीन के बारे में डीमेरिक ने वर्ष 1937 में बताया था। वर्ष 1938 में एंडरसन एंड हर्ब्रिच ने इंट्रोग्रेशन का कंसेप्ट दिया था। और इंट्रोग्रेशन जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में किए जाने की प्रक्रिया को हम इंट्रोग्रेशन कहते हैं। और इस बारे में एंडरसन एंड हर्ब्रिच ने वर्ष 1938 में बताया था। वर्ष 1939 में डार्लिंगटन ने टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के बारे में बताया था कि कुछ क्रोमोसोम होते हैं जिसके सेंट्रोमेयर टेलोसेंट्रिक होते हैं, तो उसकी स्थिति टेलोमेयर्स पे होते हैं। तो इस तरीके का कंसेप्ट डार्लिंगटन ने 1939 ईस्वी में दिया था। वर्ष 1940 में फोर्ड ने जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताया था। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म किसी एक पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स में पाए जाने वाले डीएनए सीक्वेंस के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं उसे हम जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। हम जनरली पीसीआर की मदद से पीसीआर आरएफएलपी की मदद से इस तरीके का कई सारे मेथड्स है, एसएससीपी है, पीसीआर आरएफएलपी है, और भी कई सारे टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का स्टडी कर सकते हैं। तो यह कंसेप्ट सबसे पहले फोर्ड ने बताया था कि किसी पॉपुलेशन में जेनेटिक मटेरियल्स जो है डीएनए के सीक्वेंस है उसमें काफ़ी सारे जीन, किसी पार्टिकुलर जीन की डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस मिल सकते हैं और इसकी वजह से जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म पाए जाते हैं पॉपुलेशन में। इस बारे में कंसेप्ट सबसे पहले फोर्ड ने 1940 में दिया था। वर्ष 1940 में ही मूलर ने टेलोमेयर की स्टडी की थी। वर्ष 1940 में ही लैंड स्टीनर और वीनर ने आरएच फैक्टर, ब्लड के अंदर आरएच फैक्टर को डिस्कवर किया था। वर्ष 1941 में बिडल और तातुम नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया था कि एक जीन एक प्रोटीन को इनकोड करता है। वन जीन इनकोड्स वन प्रोटीन। यह जो इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वह बिडल एंड तातुम ने दिया था। वर्ष 1942 में लस ने हेरिडिबिलिटी टर्म को क्वाइन किया था और हेरिडिबिलिटी को ऑलरेडी मैंने 3 अलग अलग वीडियो बनाकर, काफ़ी लंबा टॉपिक है इस वजह से मैंने 3 अलग अलग वीडियो बनाकर इसे एक्सप्लेन किया है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स के यूनिट 2 में पॉपुलेशन जेनेटिक्स वाले पार्ट में मैंने हेरिडिबिलिटी को डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को देखकर हेरिडिबिलिटी के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। वर्ष 1942 में मायर ने फाउंडर इफेक्ट के बारे में का कंसेप्ट के बारे में बताया और फाउंडर इफेक्ट जो है यह भी मैंने इवोल्यूशनरी फोर्सेस, जिस वीडियो में मैंने इवोल्यूशनरी फोर्सेस के बारे में डिस्कशन किया है, जेनेटिक ड्रिफ्ट वाले पोर्शन में मैंने फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट के बारे में चर्चा की है। तो वहाँ से आप फाउंडर इफेक्ट देख सकते हैं। जनरली स्मॉल पॉपुलेशन में फाउंडर इफेक्ट दिखते हैं। यह भी एक तरीके का रैंडम ड्रिफ्ट या जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही एक रूप है। उसे ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन किया है तो आप इवोल्यूशनरी फोर्सेस वाले चैप्टर में, जहाँ मैंने सेलेक्शन, माइग्रेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट को डिस्कस किया है, उस वाले वीडियो को आप देखकर फाउंडर इफेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। वर्ष 1944 में एवरी, मैकलियार्ड और मैककार्टी, इन 3 रिसर्चर ने डीएनए को आइसोलेट किया एज जेनेटिक मटेरियल के तौर पर डीएनए को आइसोलेट किया गया एवरी, मैकलियार्ड, मैककार्टी के द्वारा वर्ष 1944 में। और उस समय इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला गया कि यह कई सारे ऐसे नॉन वीरुलेंट बैक्टीरिया स्ट्रेन होते हैं बैक्टीरिया का, जिसे
विरुलेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस वजह से इन्हें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया गया। वर्ष 1945 में वाइट ने एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के बारे में स्टडी किया और उसके बारे में बताया। वर्ष 1946 में लस ने सिलेक्शन डिफरेंशियल का कंसेप्ट दिया। यह जो सिलेक्शन डिफरेंशियल है, यह रिस्पांस जेनेटिक गेन या रिस्पांस टू सिलेक्शन का जो टॉपिक आएगा, यह टॉपिक यूनिट 3 में आएगा। उस समय बताया जाएगा कि सिलेक्शन डिफरेंशियल होता क्या है। तो यह जो कंसेप्ट सिलेक्शन डिफरेंशियल का था, यह लस ने वर्ष 1946 में दिया। वर्ष 1946 में ही लेडरबर्ग और तातुम नाम के दो वैज्ञानिकों ने बताया कि जेनेटिक मटेरियल लेटरली भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं बैक्टीरियल सेल्स के बीच में। एक ही जनरेशन में लेटरल ट्रांसफ़र हो सकता है बैक्टीरिया के बीच में जेनेटिक मटेरियल का। यह सबसे पहले लेडरबर्ग और तातुम ने वर्ष 1946 में बताया। वर्ष 1946 में ही हल ने ओवर डोमिनेंस का कंसेप्ट दिया। जनरली डोमिनेंस में यह बताया जाता है कि जो हेट्रोजाइगस है उसका हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस डोमिनेंट, यह दोनों एक तरीके का एक्सप्रेशन देते हैं। डोमिनेंस के कंडीशन में दोनों की एक्सप्रेशन फिनोटाइप सेम होता है। डोमिनेंस के कंडीशन में हेट्रोजाइगस इक्वल होता है होमोजाइगस डोमिनेंट के बराबर। लेकिन हल ने 1946 में बताया कि कई ऐसे ट्रेट हो सकते हैं, कई ऐसे कैरेक्टर हो सकते हैं जहाँ पर कि ओवर डोमिनेंस हो सकता है। और ओवर डोमिनेंस कहने से तात्पर्य है कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होंगे वह होमोजाइगस डोमिनेंस से फिनोटाइप में सुपेरियर होगा, वह ज़्यादा एक्सप्रेशन दिखा पाएगा। जो होमोजाइगस डोमिनेंट का जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होगा उससे ज़्यादा हेट्रोजाइगोट का फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होगा। और यह कंसेप्ट 1946 में हल ने दिया था। हल ने 1946 में ओवर डोमिनेंस का कंसेप्ट दिया था। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं पर मैं अपने वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा और आप लोगों से निवेदन होगा कि आप मेरे वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट हो तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और यह भी बताना चाहूँगा कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स का कंप्लीट लेक्चर तैयार करके मेरे चैनल पर डाल दिए गए हैं। आप मेरे चैनल में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर पॉपुलेशन जेनेटिक्स का एक अलग यूनिट बना दिया गया है और वहाँ पर सारे वीडियो एक साथ रख दिए गए हैं। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के उन वीडियो को आप देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाए जा रहे हैं, एक अलग से यूनिट बना दिया गया है, आप स्टैटिस्टिक्स के भी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ एनिमल जेनेटिक्स के भी वीडियो मैं बना रहा हूँ और उसकी शुरुआत में मैंने हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ में जो ये वीडियोस जेनेटिक्स के बारे में इन वीडियोस में मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये वीडियोस उन परीक्षार्थी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट होंगे जो किसी मेडिकल एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। मैं नीट के सिलेबस को भी देख रहा हूँ और अपने जब मैं लेक्चर बनाता हूँ तो उसके सिलेबस को देखने के बाद उन चीज़ों को भी ऐड कर रहा हूँ जो कि नीट के मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको फ़ायदा दे सकता है। तो इस तरीके से ये जो वीडियोस हैं वह बीबीएससी कोर्स के लिए भी काफ़ी लाभदायक होंगे। उसके अलावा नीट एग्जामिनेशन की या फिर किसी अन्य मेडिकल एग्जामिनेशन की यदि कोई छात्र प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी काफ़ी सहायक होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक